अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में रहेगा या बाहर हो जाएगा, इसका फैसला अब से चंद घंटे बाद हो जाएगा। पाकिस्तान का इस वक्त मुकाबला जारी है साउथ अफ्रीका के साथ। पाकिस्तान ने आज पहले बैटिंग करके 308 रन बनाए और इस वक्त एक विकेट के नुकसान पे साउथ अफ्रीका तकरीबन 60 रन बना चुका है। तो साउथ अफ्रीका का चेस जारी है, बड़ा स्कोर है। पाकिस्तान ने आज टॉस जीता और पहले बैटिंग की और एक अच्छा स्कोर पुट किया है, क्योंकि आज पाकिस्तान के जो ओपनर्स थे उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया। दोनों ओपनर्स फखर जमान और इमामुल हक ने 44 रन बनाए और इसके बाद अच्छी इनिंग्स खेली बाबर आजम ने, जिन्होंने 69 रन स्कोर किए। और आज जो बैटिंग में सबसे ज्यादा नुमाया कारकर्दगी रही वो हारिस सोहेल की थी, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप का अपना दूसरा मैच खेला और 89 रन स्कोर किए सिर्फ 59 बॉल्स पर। और आज तमाम लोगों के जहनों में यह सवाल है कि सेलेक्टर्स के जहन में और टीम मैनेजमेंट के जहनों में यह क्यों नहीं आया कि हारिस सोहेल को मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए, क्योंकि यह हारिस सोहेल का सिर्फ दूसरा मैच है। पहला मैच उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था इस वर्ल्ड कप में और बुरी परफॉर्मेंस के बाद उनको ड्रॉप करके शोएब मलिक को 4 मैचेस खिलाए गए। अब मैं आपके सामने कुछ आदाद शुमार रखता हूं, उसके बाद हम अपने पैनलिस्ट के पास जाएंगे। हारिस सोहेल ने इस वर्ल्ड कप में ये दूसरा मैच खेला है, इसलिए 2 मैचेस में उनकी आज की बैटिंग मिलाकर जो एवरेज है वो 48.5 की है और स्ट्राइक रेट उनका इस वर्ल्ड कप में 138 का है। लेकिन इस वर्ल्ड कप से पहले भी आप देखें तो जो 3-4 सीरीज थी उसमें हारिस सोहेल की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है। पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली उसमें इनकी जो बैटिंग औसत है वो 34.5 की थी, स्ट्राइक रेट 93 का था। पाकिस्तान ने जो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेली उसमें हारिस सोहेल का बैटिंग औसत जो है वो 72.75 था, यानी तकरीबन 73 उनका बैटिंग एवरेज था। स्ट्राइक रेट उनका 86 का था। और इससे पहले जब न्यूजीलैंड के साथ सीरीज थी तो उसमें हारिस सोहेल ने जो बैटिंग की उनकी बैटिंग एवरेज 60 की थी और 102 का स्ट्राइक रेट था। तो हारिस सोहेल इस वर्ल्ड कप से पहले भी अच्छा परफॉर्म करते आए थे। इसके मुकाबले में अगर आप शोएब मलिक साहब की परफॉर्मेंस देखें, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में 4 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 8 रन स्कोर किए हैं, और आपने पढ़ा होगा कि क्रिकेट इन्फो पे उस्मान समीउद्दीन ने जो आर्टिकल लिखा था उसमें यह कहा था कि 12 ट्वीट्स और रीट्वीट्स किए हैं शोएब मलिक ने इस वर्ल्ड कप के दौरान, जो कि 4 ज्यादा है, जो उन्होंने स्कोर किया है 8। तो शोएब मलिक का अगर आप रिकॉर्ड देखें इस वर्ल्ड कप से पहले भी, इस वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की सीरीज में उनका एवरेज था 22.5 का, 118 का स्ट्राइक रेट था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका बैटिंग एवरेज 34 का था, स्ट्राइक रेट 46 का था। न्यूजीलैंड के साथ सिर्फ 19 रन की एवरेज से स्कोर किया और 71 उनका स्ट्राइक रेट था। जनूबी अफ्रीका के साथ उनका बैटिंग एवरेज 23 था और स्ट्राइक रेट 78 था। मोहम्मद हफीज जो आज फिर कम स्कोर करके आउट हुए, इस पूरे टूर्नामेंट में एक नुमाया इनिंग खेली, उन्होंने 85 रन की इंग्लैंड के खिलाफ, इसीलिए उनकी औसत इस वर्ल्ड कप में 35 की है, 100 का स्ट्राइक रेट है। इससे पहले सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 29.5 के एवरेज से उन्होंने स्कोर किया, 101 उनका स्ट्राइक रेट था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया था, सीरीज में तकरीबन 50 का उनका एवरेज था, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 23 का एवरेज था और 70 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो ये आदादो शुमार देखते हुए ऐसा लगता है कि हारिस सोहेल को चांस ज्यादा मिलना चाहिए था इस वर्ल्ड कप में, और उन्होंने आज स्कोर भी किया है। अलबत्ता उनकी फिटनेस से जुड़े कई मसाइल रहते हैं। हमारे साथ सिकंदर बख्श साहब मौजूद हैं और साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक साहब भी मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो अब्दुल रज़ाक साहब इस मैच पे अपना तजिया दे दीजिए। 75 for 1 है इस वक्त चेस करते हुए साउथ अफ्रीका और 17.4 ओवर का खेल हो चुका है। क्या चांसेस है आपके ख्याल में पाकिस्तान के इस मैच में अब तक? नहीं, बहुत ब्राइट चांसेस हैं और बड़ा अच्छा टोटल सेट किया है पाकिस्तान ने। और बॉलिंग में काफ़ी डिफरेंस है, साउथ अफ्रीका की और पाकिस्तान की बॉलिंग में डिफरेंस है, बैटिंग में डिफरेंस है। तो जो टीमें जीतती हैं वो इसी तरह जीती हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा चांस है आज का, और ये मैच जीत के और पाकिस्तान टूर्नामेंट में स्टे कर सकते हैं। और इससे एक कॉम्बिनेशन भी बनेगा, जैसे हारिस सोहेल की बात कर रहे हैं आप, शोएब मलिक की बात कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसी सिचुएशन में इन्होंने स्कोर किए, आया फर्स्ट बैटिंग में किए या सेकंड बैटिंग में किए, टीम मैच को जितवाया इन्होंने, टीम के लिए खेले या सिचुएशन के मुताबिक खेले। ये भी सारी चीज़ें इवन कि ये स्कोर बुक में नहीं आता, किसी कंप्यूटर में नहीं आता, पर जहाँ लोग बैठे हुए हैं उनको चीज़ें ये नज़र नहीं आती। हमारी प्रॉब्लम यही होती है कि हम एवरेज देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि किस सिचुएशन पे इन्होंने स्कोर किया, आया बॉलिंग हल्की थी या स्ट्रांग थी, पाकिस्तान को कितने मैच जितवाए। रज़ाक साहब ये बात आप, लेकिन शोएब मलिक ने तो किसी के खिलाफ करना चाहिए, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। रज़ाक साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिनेरियो देखना भी जरूरी है, ऑपोजिशन को देखना जरूरी है, लेकिन शोएब मलिक ने तो स्कोर ही नहीं किया। पिछले 16 मैचेस में 1.50 है उनका, तो ना उन्होंने मुश्किल सूरत हाल में खेला है
ना आसान सूरत हाल में खेला है, ना किसी तगड़ी ऑपोजिशन के साथ परफॉर्म किया है, ना किसी कमजोर ऑपोजिशन के साथ परफॉर्म किया है। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं इसमें हम अब बैठे हुए हैं, हम जब हारते हैं तो फिर हम क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, फिर सारी प्रॉब्लम बाहर क्यों आती हैं, इस चीज़ का मुझे बताएं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो जितनी इनकी एवरेज है 45 की 55 की, तो ये तो गुड इनफ प्लेयर होंगे, ये तो वर्ल्ड क्लास की कैटेगरी में होंगे। हमारी बदकिस्मती ये है कि ना हमारे जो पास्ट में कप्तान हुए हैं वो मेन जो प्लेयर हुए हैं जो हमें वर्ल्ड क्लास हम कहते हैं, पर उनकी सॉरी टू से पूरे वर्ल्ड में कोई इज्जत नहीं। वर्ल्ड क्लास का कैटेगरी का जो नाम होता है ये रिकी पॉन्टिंग को आप लगा सकते हैं, वसीम अकरम को लगा सकते हैं, शोएब अख्तर को लगा सकते हैं, मुरलीधरन को लगा सकते हैं, मैथ्यू हेडन को लगा सकते हैं, इस गिलक्रिस्ट ये सूर्या हैं, ये नाम हैं, सहवाग हैं, ये वो लोग हैं जिनको वर्ल्ड क्लास की कैटेगरी में कह सकते हैं। पाकिस्तान की अब जो पोजीशन है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो फिर ये सारे मौजूद हैं कि इतनी हाई एवरेज है, तो फिर पाकिस्तान स्ट्रगल क्यों कर रहा है, पाकिस्तान हार क्यों रहा है, इस चीज पे तो बात करनी चाहिए। फिर रज़ाक साहब, सिकंदर साहब की तरफ जाऊंगा, आपने अहम नुक्ता उठाया है। सिकंदर साहब, अगर आप 20 साल क्रिकेट खेलें, अगर आपका 20 साल करियर हो तो आप क्रिकेट में लेजेंड होते हैं। तेंदुलकर है, ब्रायन लारा है, स्टीव वॉ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने 17-20 साल खेला है। हमारे यहाँ अगर आप 20 साल खेलते हैं तो शोएब मलिक होते हैं, जिनका रीसेंट रिकॉर्ड तो मैंने आपको बताया, लेकिन जो 20 साल करियर है उनका, उसमें भी उनका जो एवरेज है वो सिर्फ 35 का है, स्ट्राइक रेट उनका 80 है, और आज भी 285 मैचेस खेलने के बाद और 20 साल खेलने के बाद टीम मैनेजमेंट को नहीं पता कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, कहां खेलेंगे। जनाब देखिए, वो शोएब मलिक जो हैं वो उन खिलाड़ियों में से हैं जो अपने आप को छुपाते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जो दुनिया में जितने भी बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं जिनका इतना तजुर्बा होता है, वो लीड करते हैं फ्रॉम द फ्रंट, वो आके ऊपर खेलते हैं, कोई ओपन करता है, कोई वन डाउन खेलता है, पूरी इनिंग को लेके चलता है। मगर शोएब मलिक जो हैं बहुत लाडले हैं, उनके पीछे बहुत स्ट्रांग जो है उनकी सिफारिशें हैं। आप आज भी देख लीजिएगा, वो हो सकता है कि वनडे से रिटायरमेंट ले मगर T20 से नहीं लेगा। वो अभी भी पाकिस्तान के लिए T20 खेलना चाहता है, T20 का वर्ल्ड कप खेलना चाहता है। मैं नाम नहीं लूंगा मिनिस्टर का कि जो उनके पीछे होते हैं, इसलिए कि मैं मुश्किलों में पड़ना नहीं चाहता, मगर उनके पीछे बहुत स्ट्रांग किस्म की सिफारिशें हैं। अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी कोशिश की, आज अखबार उठा लें आप, इंग्लिश का जो सबसे बड़ा अखबार है कराची का, आप उसको आर्टिकल उठा के पढ़ लें, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि उन्हें कप्तान बनाने की कोशिश की गई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जब 5 मैचों की सीरीज हुई। दुनिया में कहीं नहीं होता कि कप्तान आपका सरफराज है, आप उसको घर भेज दें, टीम आप खुद सेलेक्ट करें। आपने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह शोएब मलिक जो है कप्तान बन जाए, मगर उसकी बदकिस्मती थी कि वो फेल हो गया। तो हमारा ये सिर्फ मसला शोएब मलिक का नहीं है, इवन मोहम्मद हफीज का आप देखें तो बड़ा मीडियोकर कैरियर रहा है, अगर उनकी बैटिंग एवरेज देखें। नहीं, वो तो अलग बात है, मगर हफीज जो है बेहतर खेलते रहे हैं, बेहतर। हाँ, ये अलग डिबेट है, जब मिडिल ऑर्डर में आए। सिकंदर बख्श साहब, ये अलग डिबेट है कि वो शोएब मलिक से बेहतर हैं, लेकिन अगर आप 214 वनडे खेलें, 33 का एवरेज हो, कितने ऐसे मुमालिक हैं जो कि आपको 15 साल खिलाएंगे 34 के 33 के एवरेज पे विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 76। मतलब आप अगर इंडियन टीम में हो, इतना लंबा करियर हो सकता है आपका कि आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो 33 के एवरेज पे 70 के स्ट्राइक रेट पे आप इतने साल खेल सकते हैं क्रिकेट। सर आपके ये अकेले नहीं है, बहुत से ऐसे आपके सुपर स्टार्स हैं जिनके 23 का एवरेज है, 400 मैच करने के बाद 23 का, आप उनको सुपरस्टार मानते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर आप उनको ड्रॉप कर दें तो लोग नाराज हो जाते हैं, और आपके चेयरमैन की फैमिली नाराज हो जाती है कि इनके बगैर टीम नहीं खेलेगी। रज़ाक साहब आज जो परफॉर्म किया हारिस सोहेल ने, क्योंकि उनके कुछ इंजरी के मसाइल रहे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं एक चांस देते हैं फिर ड्रॉप कर देते हैं। आज उन्होंने जो बैटिंग की है, मिडिल ऑर्डर में कम देखते हैं कि कोई पाकिस्तानी बैट्समैन 130 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा हो, या तो शुरू में आके फखर जमान तेज खेल लेते हैं या आखिर में स्लो करते हुए। मिडिल ऑर्डर में ये बैटिंग करना तो जाहिर करता है कि टैलेंट है, लेकिन उसको चांस नहीं दिया जा रहा। और अगर इस वर्ल्ड कप में शायद हम उनको ज्यादा मैचेस खिलाते तो बेहतर कारकर्दगी हो सकती थी हमारी। देखिए, मैं शुरू से कहता हूं जो हारिस सोहेल है वो टेस्ट मैच अच्छा खेलते हैं, और वनडे में आज उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली,
पर वो ये काम अगर फखर जमान करते तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान 350 कर जाता। तो ये एक एबिलिटी की बात होती है और कॉन्फिडेंस की बात होती है। हारिस सोहेल को दुबई वगैरह में काफ़ी चांसेस मिले, उन्होंने वहाँ पे बड़े रन्स किए, तो यहाँ पे पहला मैच खिलाया, उसके बाद ड्रॉप कर दिया, उन्होंने अच्छा कमबैक किया। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है। और ये देखें अभी तक हमारा टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, अभी तक हमें ये नहीं पता हारिस सोहेल को खिलाना है कि नहीं खिलाना, शोएब मलिक को खिलाना है कि नहीं खिलाना। तो इसी तरह भी ये वर्ल्ड कप निकल जाता है। अब हारिस सोहेल ने अगर परफॉर्म किया है तो फर्स्ट बैटिंग में किया है, अल्लाह करे कि अगर पाकिस्तान ने चेज करना है तो इसी तरह वो परफॉर्म करे और अपनी फिटनेस शो करे। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, चेज में तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी होता है, लेकिन मैं हैरत इस बात की है कि आप समझते थे कि हारिस सोहेल जो है वो सिर्फ टेस्ट के प्लेयर है, लेकिन 83 का इनका स्ट्राइक रेट विच इज रीजनेबल। और जो हम बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यूएई की विकेट्स पे उन्होंने खेला, लेकिन ये जो बाकी बैट्समैन जो फ्लॉप होते आए मिडिल ऑर्डर में, वो भी उन्हीं विकेट्स पे खेलते हुए आए हैं। जी देखिए, पता है क्या, आपने एक अच्छा प्लेयर सेलेक्ट करना है। आपने अगर इन चीज़ों को लेके प्लेयरों को सिलेक्शन करनी है तो फिर आपको प्रॉब्लम जो टीम में नजर आ रही है तो वो फिर उसका हल होना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आनी चाहिए। साउथ अफ्रीका की टीम इस टाइम बिल्कुल डिमोरलाइज है, अंडर प्रेशर है, टूर्नामेंट से बाहर हो रही है, बॉलिंग उनकी बिल्कुल वीक है, कंडीशन उनके अगेंस्ट थी। हारिस सोहेल ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, उनको उन पे ड्यू थी और पाकिस्तान के लिए किसी ना किसी प्लेयर को खेलना चाहिए था। तो ये पाकिस्तान की टीम है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ आप जाते हैं तो प्रॉब्लम तब आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर हारिस सोहेल खेले हैं, अगर हमारे सारे बैट्समैन खेले तो पाकिस्तान का एक बार फिर देखिएगा बड़ी अच्छी टीम जाहिर होगी। और अच्छी खबर यह है कि डिकॉक भी आउट हो गए हैं, 47 उन्होंने स्कोर किया है, अब 91 पे 2 आउट है। तो सिकंदर बख्श साहब, मैच में हम देखते हैं कि वो बताते रहते हैं कि किस टीम का इस वक्त कितना सक्सेस चांस है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान 65% ये मैच जीता हुआ है कम से कम? या मेरे ख्याल से देखिए, जो आज की पिच है वो स्पिनर्स की है। पाकिस्तान के पास 4 स्पिनर्स हैं, हारिस सोहेल भी गेंद करते हैं और 2015 के वर्ल्ड कप में मिसबा उनको एज अ फुल टाइम बॉलर लेकर गए थे, मगर उनसे बॉल ही नहीं कराई। वो वहां पर मतलब वहां पर भी जो भी कुछ हुआ, तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है। आज स्पिनिंग विकेट है और पाकिस्तान के पास 4 स्पिनर है, दे हैव टू विन। और आज ये डू एंड डाई वाला मैच है और 300 रन इतने बड़े होते हैं कि आप उसको चेस करते करते थक जाते हैं। आप एक प्रेशर होता है, आप जब स्कोर कार्ड की तरफ देखते हैं तो अभी 4 रन करने, 5 रन, यू हैव टू प्ले द शॉट्स। जब आप जबरदस्ती शॉट्स खेलने जाते हैं तो आप विकेट लूज करते हैं। तो पाकिस्तान के पास मैं समझता हूं बहुत अच्छा चांस है कि वो अपना ये मैच साउथ जीत के अफ्रीका के कमबैक करें। अगेंस्ट जो कि स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त। साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में कोई खास नहीं रही है, बैटिंग उनकी बड़ी वीक जा रही है इस वक्त और उनके दोनों ओपनर्स इस वक्त पवेलियन में वापस पहुंच चुके हैं। सिकंदर बख्श साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जिंदा रह सकता है अगर ये मैच हम जीत गए। आगे न्यूजीलैंड से मैच है, न्यूजीलैंड इस वक्त तो टॉप टीम है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन 2 उन्होंने बड़े क्लोज मैच खेले हैं। कल हमने देखा कि वेस्टइंडीज भी करीब आ गया और इसके बाद पाकिस्तान की निस्बतन आसान मैच है, अफगानिस्तान बांग्लादेश है, उसको इतना आसान नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जीत सकता है पाकिस्तान। तो क्या समझते हैं आप कि चांसेस हैं आज के मैच पे फोकस करें, 1 बाय 1 स्टेप? देखिए, पहले उसको तो भूल जाए कि न्यूजीलैंड से आपको मैच है। आज का पहले मैच फोकस करें। जब अगर आज जीत गए तो फिर हम न्यूजीलैंड की तरफ जाएंगे। उम्मीद तो जगाने देना। गुड साइड नहीं बिल्कुल है। मैं तो कहता हूं मगर आप जल्दी से जंप अप ना करें, गो स्टेप बाय स्टेप। वो बेहतर होता है कि आप एक स्टेप लें फिर दूसरा स्टेप लें, देन विल गो फॉर द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद देखें बांग्लादेश इज आल्सो वेरी गुड साइड। और कल आपने अफगानिस्तान को देखा, उन्होंने इंडिया को कितना टफ टाइम दिया। ठीक है, वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं, मगर इट्स अ गुड साइड। तो आपको हर स्टेप के ऊपर स्टेप बाय स्टेप चले और उस मैच का फोकस करके उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। आई एम 100% श्योर कि हम ये चारों मैच जीत सकते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, जरा क्विकली बता दीजिए, यहां से अगर आप कप्तान होते, फील्ड मैनेज कर रहे होते, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस वक्त पाकिस्तान की? जैसे सिकंदर बख्श साहब ने कहा 4 स्पिनर्स हैं, वो रोक सकते हैं गेम को, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस वक्त? देखिए, अभी बिल्कुल सारी गेम पाकिस्तान के हाथ में है और साउथ अफ्रीकन बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। जब वो चांस लेते हैं तो विकेट दे रहे हैं, तो यही पाकिस्तान को चाहिए और ये बड़ा अच्छा साइन होता है। अगर मैं यहाँ कप्तान होता तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मेन बॉलर्स कौन है, कौन विकेट टेकिंग है बॉलर है, कौन रन कंटेन कर सकते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है। हमारे पास हफीज़ भी है
और उसके बाद हारिस भी बॉल कर सकते हैं। अभी हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है और वहाब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आमर बड़ी अच्छी निक में नज़र आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ होती है जो हर बंदा चाहता है कि मेरी टीम में हो। जब बॉलर परफॉर्म करते हैं, रन नहीं देते, तो कप्तानी भी आसान हो जाती है और आप अच्छे फैसले करने शुरू कर देते हैं। कि आमिर ने आज बेहतर बॉलिंग इस लिहाज से की कि बॉल आगे कर रहे थे, स्विंग हो रहा था। इंडिया के मैच में हमने देखा बॉलिंग अच्छी कर रहे थे लेकिन शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहे थे, जो कि विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं है उनके लिए। देखें, बात ये कि ऑपोजिशन देखनी पड़ती है कि आप ऑपोजिशन का कितना प्रेशर ले रहे हैं, आप अच्छी टीम के खिलाफ कैसी बॉलिंग कर रहे हैं और वीक टीमों के खिलाफ कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये इतना डिफरेंस नजर नहीं आना चाहिए। प्लेयर वही होता है जो अच्छी टीमों के खिलाफ, अच्छे बैट्समैनों के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करे और अपनी लाइन लेंथ ना चेंज करे। जैसे हमारे पास में वसीम अकरम थे, शोएब अख्तर थे, अगर ये ऑस्ट्रेलिया से खेलें या जिम्बाब्वे से खेलें, इनकी बॉलिंग में डिफरेंस नजर नहीं आता था, तो आपको लगता था कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है। तो उन्होंने बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया। तो इन पाकिस्तान टीम को भी ऐसे ही चाहिए जितने हमारे बॉलर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब, सिकंदर बख्श साहब, आप दोनों का कहना यह है कि इस वक्त मैच पाकिस्तान के हाथ में है, 2 विकेट गिर चुकी है, लेकिन ऑब्वियसली वनडे क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कल हमने देखा कि वेस्टइंडीज के एक बैट्समैन ने ऑलमोस्ट उनको गेम जिता दिया था। इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन सिकंदर बख्श जैसे कह रहे हैं कि एक मैच पे फोकस करना है, इस मैच पे आगे देखी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह का खेल पेश करता रहेगा जो आज उन्होंने फर्स्ट हाफ में किया है, और ये मैच जीत के हम अपनी पोजीशन इस वर्ल्ड कप में बरकरार रखेंगे कि हम एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप में है, वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हो रहे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मिसाक मईशत की तजवीज की मुखालफत के बाद पार्टी सदर शहबाज शरीफ अपनी ही पार्टी में तना खड़े नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज के बयानात के बाद एक बार फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खानदान की सियासी सोच में फर्क वाज़ेह हो रहा है, जिसके नतीजे में नून लीग की सीनियर क़यादत भी मिसाक मईशत के मामले पर शहबाज शरीफ का साथ छोड़ती नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मिसाक मईशत हो सकता है या नहीं, नून लीग इस हवाले से तकसीम है। शहबाज शरीफ एक तरफ खड़े हैं जबकि मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं का वोट दूसरी तरफ है। कल मरियम नवाज का मिसाक मईशत की मुखालफत में बयान आने के बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई मिसाक मईशत नहीं हो सकता, जबकि शहबाज शरीफ हुकूमत को एक से ज्यादा बार मिसाक मईशत की पेशकश कर चुके। शहबाज शरीफ हुकूमत को मिसाक मईशत की तजवीज दे रहे हैं, मगर कल मरियम नवाज इस तजवीज की सरेआम मुखालफत कर चुकी हैं। मरियम नवाज के मुताबिक नवाज शरीफ भी इस तजवीज के मुखालिफ हैं। आज मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ से मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सवाल हुआ तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शहबाज शरीफ तो सिर्फ मिसाक मईशत के हवाले से मुस्तकबिल का विजन दे रहे थे। मरियम ने जो बात की है कि मौजूदा हालात में देखें, शहबाज साहब ने तो एक ओवरऑल लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहा है नेशनल असेंबली के अंदर, वो तो बात करेगा एक विजन की। शहबाज साहब भी 100% रेलेवेंट हैं, लेकिन ये जो कहा मरियम ने कि इस वक्त जबकि कत्लेआम हो रहा है, माशी कत्लेआम हो रहा है, उस कत्लेआम में अगर कोई मिसाक की बात करना जो है वो मेरा ख्याल है कि लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया उसने, कोई मजाक की बात। ख्वाजा आसिफ यहां कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने मौजूदा हालात को देखते हुए बात की है, जबकि शहबाज शरीफ ने सिर्फ मिसाक मईशत के हवाले से अपना विजन दिया था। मगर ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक से ज्यादा बार मौजूदा हालात में मौजूदा हुकूमत को ही मिसाक मईशत की पेशकश की थी। कल हमने अपने प्रोग्राम में नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल से पूछा था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या मिसाक मईशत हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि मिसाक मईशत 4 या 6 माह पहले हो सकता था, अब यह मुमकिन नहीं नजर आता। मिसाक मईशत आज से 10 महीने पहले एक हकीकत हो सकता था, आज से 4 महीने पहले भी एक हकीकत हो सकता था। बहुत देर की मेहरबान आते आते ऐसा लगता है कि मरियम नवाज की जाती राय के बाद नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की भी राय बदल गई है और चार्टर ऑफ इकोनॉमी के मामले पर शहबाज शरीफ तना खड़े नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आज आसिफ अली जरदारी से भी मरियम नवाज के इन बयानात पर सवाल हुआ तो साबिक सदर ने कहा कि मिसाक मईशत के हवाले से किसी एक जमात का नहीं कि पूरी ऑपोजिशन का फैसला एक होगा। मरियम बीबी हमारी बेटी है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी फैसले होंगे वो ऑपोजिशन सब मिल के करेंगे, एक पार्टी कोई नहीं है जो डिसीजन ले। आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मिसाक मईशत को लेकर जो फैसला होगा वो पूरी ऑपोजिशन करेगी, मगर लगता है कि नून लीग मरियम नवाज के बयानात के बाद अपना फैसला पहले ही दे चुकी है। इन मामलात में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपने हमें वक्त दिया।
आप किसके साथ खड़े हैं, शहबाज शरीफ के साथ जो कि कहते हैं मीसाके मईशत होना चाहिए, या मरियम नवाज के साथ जो समझती हैं कि ये मीसाके मईशत नहीं मजाक मईशत है? देखें शहजाद, आपने अपनी बात को साबित करने के लिए जो है वो इंतहाई गलत और फर्जी मफरूजों से जो है वो आपने काम लिया है। अच्छा, हाँ, कैसे? आप जो बात मियां शहबाज शरीफ साहब से मंसूब कर रहे हैं, उसी तकरीर में मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इस बजट को मुस्तरद करता हूं, इसे वापस लो। ये ले वापस, उसके बाद फिर करें बात मिसाके मौशियत की। आपको इल्म नहीं कि जब मियां शहबाज शरीफ ने मिसाके मौशियत की बात की थी तो उसके बाद फिर जो है उनका मजाक उड़ाया गया, उसका तमस्खर उड़ाया गया, कहा गया ये चोर है, ये डाकू है, ये एनआरओ मांग रहा है। ये मैंने आपके तीन मुख्तलिफ तकारीर शहबाज शरीफ साहब की सुन रहे हैं। जी जी, ये इन तमाम तकारीर के बाद फिर उनको गिरफ्तार किया गया एक बेबुनियाद केस में। हाँ, यानी ये सारा कुछ जो है ये सब कुछ मुमकिन था, लेकिन हुकूमती रवैये और नालायके आजम की इंतकामी जिद जो है उसकी वजह से ये सारा कुछ खराब हुआ है, उसकी वजह से ये तबाही आई है इकोनॉमी अब की। मैं आपको बता देता हूं राना साहब, ये जो तीसरा जो बयान था शहबाज शरीफ साहब का वो 19 तारीख का था, 19 जून का था, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप निकाले ना, सुन लीजिए ना सवाल। बजट को जी, मैं मुस्तरद करता हूँ। जी मुझे पता है उन्होंने मुस्तरद किया है, उन्होंने तजावीज भी पेश की है, लेकिन इस 19 तारीख की स्पीच में उन्होंने कहा इट्स नेवर टू लेट, आप एक कदम आगे बढ़ाएं, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। और 19 तारीख के बाद 21 तारीख को असद कैसर साहब इमरान खान से मिलते हैं और इमरान खान अग्री कर जाते हैं कि एक स्पेशल कमेटी बननी चाहिए। इससे पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी के खिलाफ किसी ने बात नहीं की, आपके दोबारा की ना ख्वाजा आसिफ ने की। ये दोबारा जो है ये नालायके आजम नाअहल वजीर आजम ने दोबारा से जो है वो इस तजवीज का मजाक उड़ाया, जो उसने कहा कि इसके ऊपर मैं पार्लिमानी कमेटी बनाता हूँ। ये चीजें पार्लिमानी कमेटी बनाने वाली है, ये पार्लिमानी कमेटी में बैठ के डिस्कस करने वाली है। तो आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी मिसाके मईशत के हक में नहीं? अब देखिए, शहबाज शरीफ जो है उन्होंने कौम के मुल्क के वसी तर मफाद में उन्होंने एक तजवीज दी थी, उस तजवीज का इस हुकूमत ने, इस नाअहल नालायक वजीर आज़म ने मजाक उड़ाया। 4 रोज पहले के बाद मजाक नहीं उड़ाया, 4 रोज पहले जब उन्होंने तकरीर की उसके बाद उन्होंने स्पेशल कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया, उसके बाद मजाक नहीं उड़ाया। शहजाद, ये तो आपके लिए मुनासिब नहीं है कि उनकी आप तकरीर के मजमूई तस्वर को एक तरफ रखते हुए आप बीच में से एक लाइन निकाले और उसके ऊपर वो लाइन जो है असल में है ही मिसाके मईशत के हवाले से, वो बजट के हवाले से नहीं है। तकरीर को सुन ले, उन्होंने जो अपनी तकरीर को कंक्लूड किया, उन्होंने कहा कि मैं इसको मुस्तरद करता हूं, इसको वापस लो। बकायदा ये उनके अल्फाज हैं, इसको वापस लो। राना साहब मुझे समझ नहीं आ रही, आप हो या एहसन इकबाल साहब कल मेरे शो पे थे, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मौकिफ में फर्क है शहबाज शरीफ साहब के, जबकि कल मरियम नवाज साहब ने बड़ा खुले दिल से एडमिट किया है कि शहबाज शरीफ साहब की अप्रोच मुख्तलिफ है, उनकी राय मुख्तलिफ है, शायद वो पूरी पार्लियामेंट को देख रहे हो, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, मेरी जाती राय मुख्तलिफ है। आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, मरियम नवाज खुद कह रही है कि हम दोनों की राय मुख्तलिफ है इस इशू पर। देखें इसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे जो तजवीज मियां शहबाज शरीफ साहब ने दी है जी, अगर उस तजवीज को हुकूमत तस्लीम करते हुए अपना बजट जो है वो विड्रॉ करती है और अपोजिशन के साथ बैठ के नए सिरे से बजट जो के तजवीज दी है लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने बैठ के बात करने को तैयार है, तो फिर जो है वो मरियम नवाज साहबा भी अपनी बात रिव्यू कर सकती हैं। देखिए, ये सारी चीजें जो है ये लाइव हैं, ये सारी चीजें फंक्शनल हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक तो फिर पता नहीं आपको क्यों मेरे इब्तिदाई से इस पर एतराज था। मैंने तो यही कहा है कि मरियम नवाज ने जब कल से बात की उसके बाद हम देख रहे हैं कि नून लीग में आवाजें उठ रही हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के खिलाफ। ये बात फैक्चुअली दुरुस्त है, मरियम नवाज साहबा ने बात की, आज ख्वाजा आसिफ ने बात की, इसमें बुरी बात किया है इसमें। मरियम नवाज की इस बात से पहले कहाँ अपोजिशन और PMLN के लोग जो है वो गवर्नमेंट के पीछे पीछे दौड़ रहे थे कि जी आए हमारे साथ मिसाके जमहूरियत करें, आए हमारे साथ बैठे। कहाँ देखा आपने, हमें कहाँ देखा कि हमने कोई ऐसी बात की है? 19 तारीख को पार्लियामेंट में की है,
ये बार बार आप लोगों के मुंह से ही निकला है। अगर स्पेशल कमेटी बनाई है असद कैसर साहब बनाने का ऐलान करें तो आप ही की पेशकश की वजह से कर रहे हैं। शहजाद हुकूमत के बजट को मुस्तरद किया है। मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिसाक मईशत की बात कर रहा हूं। ये दुश्मन तमाम दुश्मन है, इसको ये ले वापस और उसके बाद आप इनसे कहेंगे यहाँ बैठे हमारे साथ बात करें। अच्छा ये मुझे बताइए, कल मरियम नवाज साहबा ने यह भी कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब भी इस मौकिफ की तायद कर रहे हैं कि इस वक्त मिसाक मईशत नहीं हो सकता। तो मरियम नवाज साहबा को पता है कि नवाज शरीफ साहब का नुक्ता नजर क्या है? क्या शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता कि उनका नुक्ता नजर क्या है? देखें शहजाद, एक बात आप जो है ना इसको लिख लें कि PMLN जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब हो, मियां नवाज शरीफ साहब हो, वो मरियम नवाज हो, वो हमजा शहबाज हो, हम में से कोई भी हो, हमारी सबसे पहली तरजीह जो है वो पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान के आवाम है। मियां नवाज शरीफ ने आज से 6 माह कबल, जब सारी अपोजिशन जो है वो, बल्कि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें जो हैं वो सड़कों पे आने का ख्याल कर रही थी और ये तजवीज़ जो है वहाँ पे एक सीनियर पॉलिटिशियन लेके भी गए थे, तो मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त ये कहा था कि अभी ये कबल अज वक्त है, इन्हें टाइम मिलना चाहिए और अगर हम इसी वक्त जो है वो इस तरफ चल पड़ेंगे तो मुल्क का क्या बनेगा। तो बात ये है कि ये ऐसी बात नहीं है कि मुल्क की बेहतरी के लिए अगर हुकूमत कुछ करना चाहे तो अपोजिशन या PMLN जो है वो मुल्क की तबाही की तरफ जाए। ये सिर्फ इमरान खान था जो मुल्क की इकोनॉमी को, मुल्क को तबाह करने के ऊपर तुला हुआ था और 4 साल तक इसने मुसलसल कोशिश की कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो। तो आप लोग नहीं करेंगे ये? मतलब अभी जो APC हो रही है उसके बाद कोई ऐसा प्लान नहीं सामने आएगा कि हम सड़कों पे निकलेंगे और धरना देंगे और मफलूज कर देंगे सिस्टम को? आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत और नाअहल वजीर आजम जो है वो अपोजिशन की बात सुनने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, फिर आप कह रहे हैं ऐसा काम करेंगे, ये काम सिर्फ इमरान खान करते हैं, अब आप भी वही काम करेंगे, तो फर्क क्या है दोनों में? मेरी बात सुने ना, बात ये है कि अगर ये बजट वापस ले लेते हैं जो कि अवाम दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है, तो ठीक है, आए बैठे फिर बात करें। सही। और अगर ये बात को तस्लीम नहीं करते, कल मरियम नवाज साहबा ने ये भी कहा अपना प्रेशर, अपना एहतजाज जो है वो सड़कों पे लाना होगा, फिर हमें अवाम के साथ खड़ा होना होगा। मरियम नवाज साहबा ने कल ये भी कहा कि इस कमीशन के सामने किसी ऑपोजिशन रहनुमा को पेश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जानिबदार होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अब मसला यह है कि कानून के तहत ये कमीशन बनाया जा रहा है, इस कमीशन को सिविल कोर्ट के पावर्स मिलेंगे, यानी कि ये जिसको तलब करें उसको पेश होना होगा, वरना उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एहसन इकबाल साहब को बुलाया जाए, आपको बुलाया जाए, आप पेश ना हो? ये तौहीन अदालत की कार्रवाई भी करें, ये हम सबको पकड़ के जो है वो अपना जो है वो जेल में डालें। बात ये है कि ये कमीशन जो है ये बिल्कुल जानिबदाराना होगा और इस कमीशन से कोई भी इंसाफ की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। अगर इस कमीशन को जो है वो इन्होंने बनाना है और वाकई ये चीज चाहते हैं कि कोई कौम के सामने लाना, तो उसकी सरबराही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जज को दे दें, सब पेश हो जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस कमीशन के सामने पेश नहीं होंगे, ये फैसला आप लोग कर चुके हैं। वो भाई ये कमीशन जो है ये पहले सरबराही ये खुद करना चाहते थे और उसके बाद जिन साहब को सरबराही दी है, आपके इल्म में है कि उन्हें DG एंटी करप्शन लगाने के लिए जो है वो रातों रात जो है वो एक हुई थी और जो एज है वो अपना 55 से जो है वो 63 हो गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट मेरिट हुई और वो DG एंटी करप्शन ना लग सके, फिर उनको जो है वो ये डेप्टी चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। ठीक, तो फिर इस तरह कमीशन के सामने आप पेश नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सराला साहब हमारे साथ मौजूद थे। पिछले कई माह से शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे कि मिसाक मईशत होना चाहिए, कुछ दिनों पहले जरदारी साहब ने भी बात की और उसके बाद हम देख रहे थे कि असद कैसर साहब ने कोशिश भी शुरू कर दी और वो कहते हैं अपने एक ट्वीट में कि मैंने वजीर आजम इमरान खान साहब को भी अग्री कर लिया है कि हमें एक स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए जो आने वाले चैलेंजेस हैं मईशत के उनसे निपटेगी। लेकिन कल मरियम नवाज साहबा ने यह कहा कि अगर इस वक्त मिसाक मईशत हुआ तो ये बुरे हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को के मुतरादिफ होगा। मिसाक मईशत जो है वो मजाक मईशत है मेरा ख्याल है, और जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आवाम का जीना दोभर हो गया, उस शख्स से मिसाक
उसको तो ये एनआरओ देने के मुतरादिफ होगा। अपनी नालायकी और अपनी नाअहली से उसने मईशत का जो हाल कर दिया है, उस पे वो चाहता है कि ऑपोजिशन जमातों की मोहर भी लग जाए तो एंडोर्समेंट हो जाए। ये नहीं हो सकता। कोई एनआरओ उसको नहीं देना चाहिए, उसको अपना कंधा नहीं देना चाहिए। आप देखें कि वो किसी और चीज़ पे राज़ी नहीं होता, लेकिन इस पे कमेटी बनाने पे कितनी जल्दी राज़ी हो गया। उसी से पता चल गया कि वो राह फरार इख्तियार करना चाहता है। मरियम नवाज कह रही है कि इमरान खान इसलिए राजी हो गए स्पेशल कमेटी बनाने पे मीसाक मईशत के मामले पे क्योंकि वो चाहते हैं कि इन बुरे हालात पे ऑपोजिशन की भी मुहर लग जाए। ऐसा नहीं होने देंगे, एनआरओ नहीं देंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहबा, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब इतने अरसे से आप कहते आए हैं कि ऑपोजिशन हमसे एनआरओ मांग रही है, या तो मरियम नवाज साहबा कह रही है कि हम एनआरओ नहीं देंगे, कोई मीसाक मईशत नहीं होगा। मीसाक मईशत का मतलब है कि हुकूमत को एनआरओ दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। देखिए, मरियम बीबी की बात सुनने के बाद मैं हंस रही थी कि ये ऐसी है कहावत के उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये पाकिस्तान की तारीख की एक अजब कहानी और गज़ब कहानी है कि उस अजब कहानी के अंदर एक खातून है जो खुद अदालत की सज़ा याफ्ता हैं और जो पार्टी के अंदर अभी तक कोई ओहदा नहीं रखती, क्योंकि जब उनके वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से ओहदे को चैलेंज किया गया तो वहाँ इलेक्शन कमीशन में उनकी जमात से वकील ने आके कहा कि जी आप नोटिफिकेशन दिखा दें, हमने तो उनकी कोई तैनाती की ही नहीं है। इसका मतलब है कि पार्टी में वो कोई भी अब तक ओहदा उस डिसीजन मेकिंग में इख्तियार उनके पास नहीं है। लेकिन ये चूँकि शाही ख़ानदान के नामजदगियाँ और शाही माहौल में पलने वाली मरियम सफदर साहिबा माइंडसेट डिफरेंट है। लेकिन मेरे सवाल के जवाब में आप क्या कहेंगी कि क्या हुकूमत चाहती है कि ऑपोजिशन को साथ मिला ले, मीसाक मईशत कर ले, ताकि ये जो इस वक्त परफॉर्मेंस है आपकी उसमें मुहर लग जाए ऑपोजिशन की? क्या ये ख्वाहिश है आपकी, इसीलिए स्पेशल कमेटी पे राजी हो गए इमरान खान साहब? कत्तन कोई, बिल्कुल शहजाद, ये लिख लें और ये मेरी टेप वो संभाल लीजिएगा कि ये जो अपोजिशन का मुसलसल मुख्तलिफ अंदाज में अंगेजमेंट स्ट्रेटजीज़ की तरफ आना जो है हुकूमत की उस पर नज़र है। और मैं और मेरी पार्टी और मेरा लीडर और तमाम जो पार्टी के अंदर वो लोग जो समझते हैं, सियासत के दाव पेच को समझते हैं, वो इस हकीकत से अच्छी तरह से आगाह है कि ये एक फेस सेविंग है अपोजिशन की तरफ से। स्पेशल कमेटी पर आपकी हुकूमत क्यों राजी हो गई है? स्पेशल कमेटी बनाने पे जो माशी चैलेंजेस का सामना करेगी उस पे आपकी हुकूमत क्यों राजी हो गई है? क्योंकि इस हुकूमत को, इस ऑपोजिशन को आप कहते हैं कि इनका तो हम एहतसाब करेंगे। 10 साल में इन्होंने कर्जा लिया, मुल्क को मकरूज कर दिया, पैसा जाया किया। आप जी आप मेरा कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा आपको और आप मुझे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। मैं जो बात कहना चाह रही हूँ, 1 मिनट दे दे सिर्फ, कि एक पार्लियामेंट के अंदर तमाम सियासी जमातें मिल के अपोजिशन की कोई लाए अमल प्लान करती हैं और स्पीकर के पास जाके वो कहती हैं कि हम इस मुल्क के अंदर एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वे फॉरवर्ड बनाना चाहते हैं और हम हुकूमत के साथ बैठ के उनको इस हवाले से अंगेज करना चाहते हैं। तो वो तमाम जो प्रपोजल्स और ख्वाहिशात पे मबनी एक डिस्कशन जो है वो पार्टी के अंदर लाई जाती है और जिसके यकसर जो है वो कोई भी ऑन नहीं करता, इसलिए कि ये सारा जो है फेस सेविंग के अपोजिशन के रवायती हथकंडे हैं। फिरदौस साहब, आप मेरी बात सुनिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। फिरदौस साहब, कंसल्टेशन में कोई अर्ज नहीं। ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए, क्योंकि असद कैसर साहब ने ये ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब राजी हो चुके हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपकी ख्वाहिश क्यों है कि ऑपोजिशन, जिसके खिलाफ आप एक इंक्वायरी कमीशन बिठा रहे हैं,
उन्हीं लोगों को आप शामिल करना चाहते हैं स्पेशल कमेटी में। मैं वैसे तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हक में हूं, लेकिन नजर समझना चाहता हूं तहरीक इंसाफ का कि एक दिन आप स्पेशल कमेटी में बैठेंगे, एहसन इकबाल साहब से मशवरा करेंगे, उसमें आप पीपल्स पार्टी की मुशावरत लेंगे और अगले दिन आप एहसन इकबाल साहब को कहेंगे कि हमारी इंक्वायरी कमीशन में पेश हो क्योंकि आपने मुल्क का जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग थी उसको जाया किया, उसमें करप्शन की। ये दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं मामला? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मैं आपकी राय से 100% एग्री करती हूं। और ये इमरान खान साहब की सोच नहीं है, ये पार्टी की आइडियालॉजी नहीं है, ये हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है। ये पार्लियामेंट के अंदर चूँकि एक मुख्तलिफ ख्वाहिशात में मबनी, मुख्तलिफ आरा पे मबनी एक अपोजिशन का बयानिया है, उस अपोजिशन के बयानिए को स्पीकर कौमी असम्बली अगर प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कस करते हैं तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि डिस्कस उस नहीं पे किया। फैसला हो गया। डिस्कस करने के बाद उन्होंने कहा, डिस्कस करने के बाद उन्होंने कहा पीएम इज एग्रीड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कमेटी ऑन चार्टर ऑफ इकोनॉमी टू कोप विद इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब मुझे आप बता दीजिए, वजीर आजम साहब ने एग्री नहीं किया है तो ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। लिखा कहा शहजाद, मेरा सवाल भी ले लें कि इसके अंदर कहाँ उन्होंने ये डिफाइन किया कि ये नाम ने हाथ जो सबसे ज्यादा नैब को मतलूब मुल्जमान है वो उस कमेटी के अंदर शामिल होंगे, या हुकूमत जो है उनसे राय लेने जा रही है, या हुकूमत जिन्होंने तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दुआ दोगे, जिन्होंने इस कौम को दर्द दिया, जख्म दिए, उनसे हुकूमत मरहम मांगेगी? हो ही नहीं सकता। तो ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी किसके साथ होगा? मतलब इसमें सारे तहरीक इंसाफ के लोग ही होंगे या शायद एक आध एमक्यूएम का हो जाएगा? स्पेशल कमेटी किस पर मबनी होगी फिर ये, अगर इसमें कोई ऑपोजिशन का? देखिए ये एक आपका थॉट प्रोसेस है जो स्पीकर की तरफ से सामने आया है, और ये एक आपका लॉन्ग टर्म पूरी दुनिया में होता है कि आप सही बिल्कुल होता है और हमारे भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, कौमी सलामती के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल होना, सलामती के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होना चाहिए, लेकिन इन मामलात में क्या ये पॉसिबल है? ऐसा लगता है कि नून लीग नहीं समझती अब ये मुमकिन है, और ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ भी ज्यादा इसके हक में नहीं है। वजीर आजम हाउस में रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं बनेगा, अब इस जगह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही है। वजारत उस्मा संभालते ही इमरान खान ने ऑस्टेरिटी ड्राइव का आगाज किया और वजीर आजम हाउस को तालीमी इदारे में तब्दील करना भी इसी ड्राइव का हिस्सा है। लेकिन वजीर आजम हाउस को किस किस्म की तालीमी इदारे में तब्दील किया जाएगा, 10 माह के बाद भी इसका फैसला नहीं हो सका। पहले वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को एक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिस पर एक टास्क फोर्स भी बनाई गई। यूनिवर्सिटी का PC1 तैयार किया गया और फिर दिसंबर 2018 में 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया, जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने भी शिरकत की और इस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर हाउस को इस्लामाबाद नेशनल यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का ऐलान किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस पर 4 करोड़ के करीब खर्चा किया गया, लेकिन अब साइंस और टेक्नोलॉजी की टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर अतार रहमान की सिफारिश पर वजीर आजम हाउस को पॉलिसी इंस्टीट्यूट की बजाय इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा। डॉक्टर अतार रहमान के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी को 3 सालों में मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन वफाकी हुकूमत ने नए बजट में इस यूनिवर्सिटी के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की है। प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाने का मामला अब खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। मंसूबे पर पहले ही 4 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सीडीए ने वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी बनाने के मंसूबे को रोकने की सिफारिश भी की थी। ऐसा लगता है कि वजीर आजम के ऑस्टेरिटी ड्राइव का यह वादा भी पूरा नहीं हो सकेगा। वजीर आजम का ओहदा संभालते ही वजीर आजम इमरान खान ने ऑस्टेरिटी ड्राइव का आगाज किया था। इमरान खान ने कहा था कि इस वक्त जब मुल्क कर्जों के बोझ तले है, हमें सादगी अपनाना होगी। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके हैं 524 मुलाजिम, 80 गाड़ियां हैं, 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। हमने अगर अपने आप को इस तबाही से रोकना है, हमें अपना रहन सहन बदलना पड़ेगा। 2 मुलाजिम रखूंगा, 2 गाड़ियां रखूंगा, खर्चे अपने कम करेंगे, हम आपको आगाह रखेंगे कि हम कितने अपने खर्चे कम कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि पहले क्या खर्चे थे, अब क्या है। वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं कि हम अपने अखराजात कम करेंगे। ऐसी सादगी ड्राइव में भैंसे और गाड़ियां भी नीलाम की गई, मगर
नया बजट देखें तो वजीर आजम हाउस की सादगी का दावा महज दावा ही लगता है क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में वजीर आजम हाउस के बजट में 18% का इजाफा किया गया है। इस बजट में वजीर आजम हाउस के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाजमीन की तादाद में भी कोई कमी नहीं लाई गई है। वजीर आजम ने अवाम से कई वादे किए थे, जिसमें से एक वादा वजीर आजम हाउस में लोगों के लिए यूनिवर्सिटी का कयाम था, लेकिन इस बजट में इस मंसूबे के लिए फंड्स मुख्तस नहीं किए गए हैं और अब देखना यह होगा कि वजीर आजम अपना ये वादा कब और कैसे पूरा करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए।